Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are continuing our second chapter from civics, that is what is democracy, why democracy. So students, अब तक के चैप्टर में हमने इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन अब तक के लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया है. द क्वेश्चन वाज अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी. क्या कंप्लीट कर लिया है हमने? व्हाट इज डेमोक्रेसी. सो हमने देखा था अबाउट डेमोक्रेसी. वी स्टार्टेड इट विद द सिंपल डेफिनेशन. हमने बहुत बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरुआत की थी डेमोक्रेसी की. हमारा डेफिनेशन क्या था? मैंने डायरेक्टली समरी वाला पॉइंट खोल लिया है बिकॉज इसमें सब सारे पॉइंट्स एक साथ दिए हैं तो हमें पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा. सो व्हाट वाज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जिससे हमने शुरुआत की थी? द डेफिनेशन वाज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या था? दैट डेमोक्रेसी एक ऐसे टाइप का गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. बट वी सॉ दैट कि ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं था, इसीलिए हमने इसके कुछ फीचर्स भी पढ़े थे. सो द फर्स्ट फीचर वाज रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. पहला फीचर क्या था हमारे डेमोक्रेसी का? दैट जिन रूलर्स को लोगों ने इलेक्ट किया है वही रूलर्स सारे डिसीजन लेंगे. हमने इसके लिए पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा था. वी सॉ दैट कि वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, लेकिन डिसीजंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं ले रहे हैं. डिसीजन कौन ले रहा है? डिसीजंस आर टेकन बाय द अदर पीपल. तो वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है. ट्रू डेमोक्रेसी में क्या होगा? पहली बात तो रूलर्स को सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे. सेकेंडली जिन रूलर्स को या जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट किया है वही लीडर्स सारे डिसीजंस लेंगे. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. हमने ये किसके एग्जाम्पल के थ्रू देखा था? हमने ये चाइना के एग्जाम्पल और मैक्सिको के एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि चाइना मैक्सिको में इलेक्शंस हो रहे थे, डिसीजंस वर टेकन बाय द रूलर्स, लेकिन यहाँ पर फेयर चॉइस हमको नहीं मिल रही थी. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे. चाइना में सिंगल पार्टी थी, मतलब वहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं मिल रही थी हमें. मैक्सिको में अपोजिशन पार्टी थी, लेकिन जो रूलिंग पार्टी थी वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी इलेक्शंस जीतने के लिए. सो वो दोनों ही कंट्रीज़ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं थी. तो सेकेंड फीचर हमारा क्या था? दैट इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर चॉइस मिलना चाहिए. थर्ड क्या था हमारा? वन मैन वन वोट वन वैल्यू. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस. क्या बताया हुआ है नेक्स्ट हमको यहाँ पे? दैट एवरी सिटीजन शुड हैव द इक्वल वोट और उसका वैल्यू भी सिमिलर होना चाहिए. गेटिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब क्या होता है? एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू वोट. सो डेमोक्रेसी में भी ऐसा होना चाहिए बिकॉज देर आर सर्टन कंट्रीज़ जहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं है. जैसे हमने सऊदी अरेबिया का देखा था, वहाँ पर वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं है. हमने देन देखा था कि किसी एक कंट्री एस्टोनिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है उनके पास वोटिंग राइट नहीं था. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. ट्रू डेमोक्रेसी कब होगा? जब हर एक पर्सन के पास वन वोट होता है, एक वोट होता है और उस वोट का वैल्यू भी इक्वल होता है. एंड लास्टली क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द गवर्नमेंट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. इसका मतलब क्या है? दैट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो जो चाहे वो नहीं कर सकती है. इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिट्स दी हुई है, उनके अंदर रहकर ही वर्क करना पड़ेगा. वो पावर में आने के बाद जो चाहे वो नहीं कर सकती हैं. क्लियर? सो ये था हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ. द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. अब इतना सब पढ़ के ये जो जर्नी हमने स्टार्ट की, इसके थ्रू हमको एक बेसिक चीज़ समझ में आ चुकी है कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. नेक्स्टली
जिन लीडर्स को लोगों ने इलेक्ट किया है वही सारे डिसीजंस लेते हैं। लीडर इलेक्ट करते टाइम हमारे पास फ्री एंड फेयर चॉइस होती है, हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चाहे वो नहीं कर सकती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंडर रहना पड़ेगा। सो ये हमारा डेमोक्रेसी था। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों, वाई डेमोक्रेसी। मतलब आपने देखा होगा, हमने पीछे भी थोड़ा पढ़ा था, दैट मॉडर्न टाइम्स में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक शो करना चाहती है। करेक्ट, क्या बोला मैंने यहाँ पे, दैट इन मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री वांट्स टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पर क्यों डेमोक्रेसी हम लोग अडॉप्ट कर रहे, क्यों डेमोक्रेसी के अलावा और भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है, किंग रूल है, ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं अपने पास, तो भी हम डेमोक्रेसी ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, वाई डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्लास के अंदर कुछ कन्वर्जेशन दिया हुआ है, इस कन्वर्जेशन के थ्रू ये लोग बस डेमोक्रेसी के फॉर एंड अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं जो हम डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कन्वर्जेशन हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर बस कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं कि क्यों डेमोक्रेसी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ अ क्लास डिस्कशन, तो कुछ बच्चे डेमोक्रेसी के फेवर में चीज़ें बताते हैं, कुछ बच्चे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चीज़ें बताते हैं। सो यहाँ पर डायरेक्टली हमको वो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो उस कन्वर्जेशन में डिस्कस हुए हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, दैट वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पर हमें कुछ रीजंस दिए हैं। सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी के अगेंस्ट पॉइंट दिए, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो पहले हमको दिए हैं, एंड देन उसके बाद डेमोक्रेसी के जो फेवर में हैं वो हमें बताया। तो हम अगेंस्ट वाले पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, हम फेवर वाले पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए या डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट डेमोक्रेसी बेटर है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। This conversation has most of the arguments that were routinely here against democracy. Let us go over some of these arguments. पहला, leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट देखो डिक्टेटरशिप में, मिलिट्री में, ये सब में रूलर्स जल्दी चेंज नहीं होते, लीडर्स जल्दी चेंज नहीं होते, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स चेंज होते हैं, है ना। इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी हर कंट्री का टेन्योर है उस टेन्योर के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होते हैं, जो भी फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर देयर इज़ अ फेयर चांस कि हम लोग जो अभी का लीडर है उसको हटाकर किसी और को भी लीडर बना सकते हैं। गेटिंग, जैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, देन उसके बाद हमने किसको वोट दिया, बीजेपी गवर्नमेंट को दिया। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। गेटिंग, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीडर्स चेंज हो रहे हैं। अब अगले इलेक्शन में कौन लीडर होगा नहीं पता। गेटिंग, जो पार्टी अच्छे से वर्क करेगी हम उसको वोट करेंगे और हमारा लीडर चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने क्या बोला कि डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स चेंज होते रहते हैं एंड जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आती है। इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं चलता है। सो ये पहला आर्ग्यूमेंट था। देन उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट डेमोक्रेसी में मतलब यूजुअली जो पार्टीज है वो बस क्या करती रहती है, सिर्फ कंपटीशन करती है, बस पावर्स का फेरबदल होता रहता है, वहाँ पे मोरल वैल्यूज पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, द डेमोक्रेसी में देर आर मेनी पार्टीज जो पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकती है।
और ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब ट्रू है, बिकॉज डेमोक्रेसी में लीडर चेंज होता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहती है। दूसरा, डेमोक्रेसी आज के टाइम पर अगर आप देखोगे, मतलब डेमोक्रेसी जब स्टार्ट हुआ था तब ये अप्रोच से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज के टाइम पर डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कंपटीशन बनकर रह गया है जो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले कर रही है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है। उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम लोगों का कंसर्न नहीं होता, कंट्री को डेवलप करना नहीं होता। उनका मेन एम क्या होता है? जस्ट टू गेट इनटू द पावर। अच्छा, ये मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं बोल रही, बट देर आर सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज जो ये करती है। वो सिर्फ क्या करती है? इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छे से करते हैं, इलेक्शन के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ताकि लोग उनको वोट करें। वोट मिलने के बाद वो वापस मतलब नॉर्मल पर आ जाते हैं। गेटिंग? सो यहाँ पर अपने को पॉइंट क्या दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होता है, मोरल वैल्यूज़ नहीं है। बस जीतने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है वो बिलो द लिमिट भी चले जाते हैं। जहाँ पर हमें ह्यूमंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए तो वो लोग उसको इम्पोर्टेंस देने की जगह पर पावर को इम्पोर्टेंस देते हैं। सो ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट था। थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा? सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। क्या बोला है? दैट देखो, मिलिट्री रूल होगा या डिक्टेटरशिप होगा तो वहाँ पे क्या है, डिक्टेटर को या रूलर को किसी के साथ कंसर्न नहीं है, किसी से डिस्कस नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी है, वो डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। स्लो होने का रीज़न, सपोज अगर कोई एक लॉ पास करना है तो पहले वो लोग पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी बहुत डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगा, फिर उसके बाद लॉ पास होगा। देन उसके बाद वो जुडिशरी के पास जाएगा, जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लगा तो क्लियर होगा, नहीं लगा तो उसको वापस भेज देंगे। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे अपने को क्या बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का डिस्कशन होता है, एंड ड्यू टू दैट डिस्कशन डिसीजंस लेने में डिले होता है, मतलब लेट हो जाता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजंस। बहुत बार क्या होता है, जिस पर्सन को हमने इलेक्ट किया है मे बी उसे पता नहीं होता है कि उसके लोगों के लिए क्या बेटर है। गेटिंग? उसको नहीं पता चलता है कि व्हाट इज बेटर फॉर द पीपल, एंड जिसकी वजह से वो गलत डिसीजंस भी ले सकता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में वी नो के करप्शन हैज नाउ बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। गेटिंग? अब एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो खत्म ही नहीं हो रहा है ना। करप्शन खत्म करने के लिए कितनी सारी चीज़ें ट्राई की गई है, कितने सब रूल्स बनाए गए हैं, कितने सारे पॉलिसीज मेक किए गए हैं, बट उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी के अंदर से करप्शन ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है कि डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन होता है। ऑर्डिनरी पीपल डज नॉट नो वॉट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ना अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ये भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि लोग वोट करके अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं ना। सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो आम लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, गेटिंग? उनको किस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, तो वो लोग किसी को भी वोट दे देते हैं, किसी को भी वोट देते हैं तो कंट्री को एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं मिलती, एंड जिसकी वजह से कंट्री डेवलप नहीं हो पाती है। सो एक बार वापस ये आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या दिया है हमें आर्ग्यूमेंट्स में? पहला आर्ग्यूमेंट हमारा है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी में इनस्टेबिलिटी आती है। दूसरा हमने देखा कि डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड पावर प्ले होता है। पावर प्ले का मतलब क्या है? दैट बस पावर्स इधर से उधर, पार्टी सिर्फ पावर्स पाने के लिए सब कुछ करती है, एंड वो मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनका मेजर एम क्या होता है
कैसे भी करके इलेक्शंस जीतने हैं, कैसे भी करके रूलिंग पार्टी बनना है, और रूलिंग पार्टी बनने के लिए मेनी अ टाइम्स वो लोग ह्यूमन वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को साइड पर कर देते हैं। देन उसके बाद डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, इसलिए डिसीजंस लेने में लेट हो जाता है। नेक्स्टली, इलेक्टेड लीडर्स को बहुत बार पता नहीं होता है कि लोगों का भला किस में है, एंड इसलिए वो लोग गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन एक इनएविटेबल पार्ट बन चुका है। इनएविटेबल मतलब जिसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। सो करप्शन हैज़ बिकम क्या बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है अब तो डेमोक्रेसी का। गेटिंग, अब धीरे धीरे करके हर जगह पर करप्शन जो है वो स्प्रेड होता जा रहा है। सो दिस आर दी पॉइंट्स अगेंस्ट। नेक्स्टली, ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है, कंट्री के लिए क्या सही है, इसीलिए उनको डिसाइड नहीं करना चाहिए। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। Are there some other arguments against democracy that you can think of? Which of these arguments apply mainly to democracy? Which of this can apply to misuse of any form of government? Which of this do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. अच्छा, अभी हमने जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े उसमें अगर हम देखेंगे तो एक लिमिट तक, अप टू अ सर्टन लिमिट, सारे पॉइंट सही है। गेटिंग, डेमोक्रेसी में पावर प्ले होता है, ठीक है, करेक्ट है। डेमोक्रेसी में डिसीजंस डीले होते हैं, वो भी करेक्ट है। आज के टाइम पे डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये भी करेक्ट है। गेटिंग, तो ऊपर अगर हमने जो पॉइंट्स देखे उस पॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो अप टू अ सर्टन लिमिट्स करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये जो नेगेटिव पॉइंट्स दिए रिलेटेड टू डेमोक्रेसी आर करेक्ट। अब क्या दिया है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी किसी भी प्रॉब्लम का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। क्या बोला है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इज नॉट द सॉल्यूशन, मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि डेमोक्रेसी कंट्री में अडॉप्ट किया अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट only ensures that people take their own decision. This does not guarantee that their decision will be good. People can make mistake. Involving the people in their decision does lead to delays in decision making. It is also true that democracy leads to frequent change in leadership. Sometimes this can set back big decision and affect the government's efficiency. क्या बोला है यहाँ पे? That democracy किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी में बस हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। बाय वोटिंग वो अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, वही लीडर कंट्री के लिए डिसीजंस लेता है। अब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। मतलब डेमोक्रेसी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। डेमोक्रेसी बस एक ही चीज़ इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है? कि लोग अपने खुद के डिसीजंस ले। डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है? दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। ज़रूरी नहीं है कि ये डिसीजन सही होंगे, लोग मिस्टेक्स भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए डिसीजंस लेने में डिले भी होता है। डेमोक्रेसी में लीडर्स भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं एंड जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एफिशिएंसी कम हो सकता है। समझे? मतलब गवर्नमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है क्योंकि लीडर्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। This argument show that democracy of a kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a real question we face in real life. That is not the question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? अच्छा, अब क्या बोला है कि डेमोक्रेसी के बहुत सारे लिमिटेशंस है। डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि अडॉप्ट कर लिया सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, नहीं। रियल क्वेश्चन ये है ही नहीं कि क्या डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म है। रियल क्वेश्चन है कि अगर डेमोक्रेसी नहीं तो और क्या। गेटिंग? मतलब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन क्या लाई करता है? द मेन क्वेश्चन इज
क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं है? अदर फॉर्म्स मतलब मिलिट्री, डिक्टेटर, इन सब से बेटर है या नहीं? अगर डेमोक्रेसी इन सब से बेटर है तो हमें डेमोक्रेसी ही कंटिन्यू करनी चाहिए, और अगर बेटर नहीं है तो हमें फिर दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट जो है वो हमें क्या बताएगा कि इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म। इतना तो पता चल गया कि डेमोक्रेसी बेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेस्ट होता तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन रियल क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि अगर डेमोक्रेसी नहीं तो और कौन सी गवर्नमेंट? सो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या बेटर नहीं है। अब यहाँ पे भी अगेन हमको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दिया है। ये पूरे चैप्टर में हम देख सकते हैं कि कंटेंट बहुत कम है बट एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हमको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या बेटर नहीं है। पहला, China's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China. अब यहाँ क्या बताया है, 1958 से 61 तक 3 years तक चाइना के अंदर बहुत वर्स्ट फेमाइन आया था। अराउंड 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, ठीक है। इस टाइम पर इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन चाइना के जैसा ही था, मतलब जैसा वहाँ पे मंदी आई हुई थी, प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इंडिया में वही सेम सिचुएशन था। येट लेकिन फिर भी इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड दैट चाइना हैड। इकोनॉमिस्ट थिंक that this was the result of different government policies in the two countries. The existence of democracy in India made the Indian government respond to the food scarcity in a way that the Chinese government did not. क्या बताया यहाँ पे, that चाइना में वर्स्ट फेमाइन आया था, more than 3 करोड़ people died, और अब तक की हिस्ट्री में इट इज़ द वर्स्ट फेमाइन। मतलब और भी बहुत बार फेमाइंस आए हैं बट 3 करोड़ पीपल इसी फेमाइन में मरे हैं। नाउ ऐसा सेम कंडीशन इंडिया का भी था, सेम कंडीशन इन द सेंस जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, कंट्री में प्रोडक्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, लोगों के पास इनकम नहीं थी, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब चाइना और इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर ऐसा फेमाइन नहीं आया। नाउ इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जो कंट्री के एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उनका क्या बोलना है दैट इंडिया ने फेमाइन फेस क्यों नहीं किया, द ओनली रीज़न वॉज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या रीज़न था? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। इंडिया की गवर्नमेंट ने फूड स्कैरसिटी पे रिस्पॉन्ड किया, मतलब गवर्नमेंट को पता था फूड शॉर्टेजेस है, इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए, लो रेट पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए। जिन एरियाज़ में फूड ग्रेन्स एक्सेस थे वहाँ से हटाकर जिन एरियाज़ में फूड ग्रेन्स नहीं थे वहाँ पर पहुँचाए। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। रेटिंग जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग पेंडेमिक फेस कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के पास अर्निंग नहीं है, पीपल डोंट हैव मनी टू बाय फूड ग्रेन्स। इसलिए आप देख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट लास्ट 4-5 महीने से बहुत सारे एरियाज़ में फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? सो दैट इतने प्रॉब्लम के टाइम पर भी लोगों को फूड का शॉर्टेजेस नहीं फेस करना पड़े। सो 1958 से 61 के टाइम पर भी जब कंट्री में प्रॉब्लम्स थी तो उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने सेम वे में रिस्पॉन्ड किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री में या लो रेट पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए थे, जो चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं किए थे, एंड ड्यू टू दैट रीज़न चाइना को फेमाइन फेस करना पड़ा एंड इंडिया को फेमाइन फेस नहीं करना पड़ा। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent democratic country.
If China too had multi-party election, an opposition party and a press free to criticize the government, then there were so many people may not have died in the famine. क्या बताया हुआ है यहाँ पे दैट अगर चाइना के अंदर भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता, चाइना के अंदर भी मीडिया के पास फ्रीडम होता, तो चाइना के लोग भी अपने पॉइंट्स को सामने रख पाते, शायद वहाँ की गवर्नमेंट कुछ डिसीजन ले पाती और चाइना में जो 3 करोड़ लोग मरे, इतने सारे लोगों की डेथ नहीं होती. दिस एग्जाम्पल्स ब्रिंग आउट the reason why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of people. A non-democratic government may and can respond to people's needs, but it all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers does not want, they does not have to act according to the wishes of people. A democracy requires that the ruler have to attend to the needs of the people. A democratic government is better government because it is more accountable form of government. अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है. फूड शॉर्टेजेस है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर जाकर फूड सप्लाई करती है. अगर कोई अदर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. अगर लोग क्वेश्चन करते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्वेश्चंस को आंसर भी करती है. ठीक, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसा होता है कि अगर रूलर का विश है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. विश नहीं है तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा. सो ये दोनों इंस्टेंसेस पढ़ के एक चीज़ क्लियर होती है दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों होता है, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है. अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल है. अगर लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में लोग उनको वोट नहीं करेंगे. ठीक, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को डर होता कि अगर हमने लोगों का डिमांड कंप्लीट नहीं किया तो अगले टाइम वो हमें वोट नहीं करेंगे. लेकिन चाइना में ऐसा कुछ था ही नहीं. चाइना में सिंगल पार्टी था. दे न्यू दैट कि अगर हम कुछ नहीं भी करते तो भी नेक्स्ट टाइम पावर में हम ही आने वाले हैं. बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल फॉर द पीपल, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स पे गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. सो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ. आगे के पॉइंट्स जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ये आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स.